चलिए, नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर साइकेट्री का 5th, जो आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में 6th चैप्टर में हम सिजोफ्रेनिया और ओसीडी पढ़ेंगे। सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। आज ही पढ़ेंगे वो भी 6th चैप्टर। और जो साइकेट्री का 7th चैप्टर है वो ओसीडी वगैरह वो सब आज ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओसीडी, फोबिया, एंजाइटी सारा। तो बने रहिए, आज हम 3 चैप्टर एक साथ पढ़ने वाले हैं। और 15 में से 7 पहुँच गए और मैंने कहा तो 10 तारीख तक सारा सिलेबस तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। बस आप साथ साथ में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेनली इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट ईसीटी। बड़े ध्यान से और गंभीरता से देखिएगा, साथ साथ में लिखने का भी ट्राई कीजिएगा। तो बात करते हैं ईसीटी क्या होती है कि इलेक्ट्रो कन्वुल्सन थेरेपी। कहते हैं कि शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी, ऐसा हुआ था पहले, इससे पहले कि एक जो हिस्ट्री वो हम समझाने की आपको ट्राई करते हैं। क्या हुआ था कि पहले 100 सिजोफ्रेनिया बीमारी के पेशेंट आए थे। ठीक है, अभी जो हम सिजोफ्रेनिया बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे उसकी। तो उसके पेशेंट आए थे सिजोफ्रेनिया बीमारी के 100 पेशेंट आए थे। ठीक है भाई। और जब कोई साइकेट्री का पेशेंट आता है तो हम कौन सी गोली देते हैं? ध्यान रखें, पिछली बार ये क्वेश्चन शायद 16 नंबर का ऐसा कुछ 2021 में आया था ये। ठीक है, ईसीटी पूरा ही छप गया। तो साथ साथ बने रहोगे तो याद भी हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो 100 पेशेंट आए थे सिजोफ्रेनिया बीमारी के। और जब साइकोटिक मरीज जाते हैं, साइकेट्रिक के मरीज जाते हैं, तो हम उन्हें एंटीसाइकोटिक देते हैं। ठीक है भाई। तो उनको भी ऐसा कैसा हुआ, एंटीसाइकोटिक दे दी। बात समझ में आई? जब एंटीसाइकोटिक उन्हें दी और उन्हें बोला कि साहब आप 2 महीने बाद वापस आना, तो 2 महीने बाद वापस आए तो 100 में से 40 पेशेंट ऐसे थे जो तो लगभग ठीक होने लगे, और बाकी के 60 ऐसे थे जो ठीक हो ही नहीं रहे थे। तो भाई साइकेट्रिक डॉक्टर ने सोचा कि यार क्या हुआ ऐसा कि 100 मरीज है, बीमारी सेम सिजोफ्रेनिया है, ड्रग हम सेम एंटीसाइकोटिक दे रहे हैं, 40 तो ठीक हो गए, 60 ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? जब तो उन्होंने सोचा भाई ठीक है, काम करो, जो ठीक है उनको बुलाओ और पूछो कि भाई आप कब गोली ले रहे थे, गोली लेने के बाद कुछ पी रहे थे, खा रहे थे, क्या हुआ? और जो 60 ठीक नहीं उनको भी पूछो। तो जब ऐसे बातें पूछी उनको, तो एक विशेष बात निकल करके सामने आई। वो ये थी कि जो 40 मरीज ठीक हो रहे थे उनके एक घरवाला था, उन्होंने कहा साहब एक चीज़ है, ये इसको ताने आते हैं। कहा इसको ताने आता है ऐसा? दूसरे 40 में से एक और फैमिली था, उस 36वां नंबर का, उसने भी यही कहा साहब मेरे इसको ताने आते हैं। कहा ठीक है। तो साइकेट्रिक ने एक काम किया, जो ठीक नहीं हुए थे उनको पूछा क्या आपको ताने आते हैं? कहा साहब हमें तो सीजर नहीं आते, ताने मतलब सीजर, हमें तो सीजर नहीं आते। फिर उन्होंने ऐसा किया, जो 40 ठीक हुए तो 40 को सबको पूछा कि आप सबको सीजर आते हैं? तो सबके परिवार ने कहा हाँ साहब इन्हें सीजर आते हैं। तो डॉक्टरों ने सोचा यार हो ना हो इस सीजर में कुछ करामात है। जिनको सीजर आते हैं उन पे साला ये एंटीसाइकोटिक ड्रग काम करती है, और जिनको सीजर नहीं आते उनको उन पे काम ही नहीं करती। अब तो कुछ वे आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है काम करो यार, कि साइकेट्रिक थे मतलब, उन्होंने कहा ठीक है काम करो, जिनको सीजर नहीं आते उनको भी सीजर दो, देखते हैं क्या पता उन पे एंटीसाइकोटिक काम करती है। अगर काम कर ली गई तो अपनी सिजोफ्रेनिक बीमारी ठीक हो जाएगी। कहा यार ठीक है चलो। तो सीजर देने के लिए, ठीक है, अब आंकड़े आप चेंज कर सकते हो, मैं समझाने के लिए 40-60 का आंकड़ा दिया, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, 100 लिखो, 100 में से 60 को ठीक करो, आपका मन हो तो 70 को ठीक करो, पर समझ में आया ना आपको? तो क्या हुआ, अब उनको सबसे पहले 1934 में, कब, 1934 में इंजेक्शन, ये इंजेक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, इंजेक्शन कैम्फोर नाम का इंजेक्शन दिया। जो किसने दिया साहब? मैडम मेडमा ने दिया, इसलिए इसको कहते हैं मेडमा थेरेपी। होता क्या था कि जैसे ही पेशेंट को इंजेक्शन कैम्फोर लगाते थे, उसके सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ हलचल होती थी, कुछ भूचाल आता था, और उस भूचाल की वजह से हल्के लो इंटेंसिटी सीजर प्रोड्यूस होते थे। तो साहब दे तो दी। उसके बाद में देखा तो पता चला यार हाँ अब साला एंटीसाइकोटिक काम कर रही है, सिजोफ्रेनिया एक बीमारी ठीक हो रही है, पर यार जितनी स्पीड में उन 40 में हो रही है ना उतनी स्पीड नहीं है। तो कहा यार ऐसा करो, अपनी गाड़ी स्लो है, अपने सीजर देने की क्षमता स्लो है, साला सीजर देने की क्षमता को बढ़ाओ। तो क्या हुआ, 1938, याद रखिएगा टर्म, बिन्नी और सरलित 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने यूज इलेक्ट्रिक करंट टू पास आउट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ब्रेन। उन्होंने
ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दिया, कहा सारा उसमें अगर इंजेक्शन में इतनी पावर नहीं है सीजर दिलाने की तो हम झटका दे दो, और झटका देने से सीजर आ जाएंगे। और जब सीजर आ गए तो हमें यही तो चाहिए, सीजर आ गए तो एंटीसाइकोटिक ड्रग उस पर काम कर जाएगी, सिजोफ्रेनिया की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो क्या हुआ, 1938 में उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिए। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट दिए, अपने अंदर ब्रेन में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, उन न्यूरोट्रांसमीटर में हलचल हुई एकदम। क्या हुआ यार ये, और जैसी हलचल हुई तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ी न्यूरॉन की। और आपको पता है जब न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ती है तो सीजर आते हैं, तो सीजर आए। और जब सीजर आए तो जो साइकेट्रिक सिम्टम थे वो क्या हो गए, कम हो गए, उस पर एंटीसाइकोटिक ड्रग काम करना शुरू हो गई। बात समझ में आ रही है राजाओं, क्या पढ़ रहे हैं हम, कहानी समझ में ही। सीजर दिलाने, सीजर क्यों जरूरी थे, तो किसने दिलाई साहब, ईसीटी किसने लाया, 1938 में बिन्नी और सरलीती लाए। और इन्होंने ब्रेन में झटके दिए करंट के, जिनकी वजह से अपने ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर में हलचल हुई, हड़कंप मची। आपको पता है ना कि अपने शरीर के अंदर दो मिनरल्स है, एक तो सोडियम, सोडियम मतलब जो नमक में होता है, एक होता है सोडियम पोटेशियम, एक चलो सोडियम पोटेशियम मान लो, इनमें अगर, और कैल्शियम भी मान लो साथ साथ, अगर इनमें गड़बड़ाहट होती है ना, ऊपर नीचे इनका लेवल होता है ना सोडियम पोटेशियम का, तो सीजर आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे की हिस्ट्री देखो साहब। ठीक है, सीजर तो दिला दिया, पर करंट झटके दिए कैसे वो हमें समझना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट सो इट इज़ कोल्ड इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन थेरेपी। इसीलिए जब ये सीजर दिलाती है तो इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब सीजर, ताने। अब देखो ईसीटी के दो टाइप दिए उन्होंने, ठीक है, और आई विल थैंकफुल फॉर मिस्टर जितेंद्र सर। ठीक है, उन्होंने इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड करे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक, फ्रॉम SNA मेडिकल अकेडमी, सॉरी SNA नर्सिंग अकेडमी। तो एसीटी कितने होती है, दो टाइप की, फर्स्ट वन डायरेक्ट और सेकंड वन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, गिवन इलेक्ट्रिकल शॉक विदाउट सेडेशन एंड मसल रिलैक्सेंट। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल शॉक देते थे पेशेंट को, पर उसमें कोई भी, जब करंट का झटका देते समय हम कोई भी प्रकार की मसल रिलैक्सेंट का यूज नहीं करते थे। मतलब क्या हुआ कि साहब बेहोश नहीं करते थे किसको, पेशेंट को बिना बेहोश किए साला करंट के झटके देते थे। अब सोचो किसी आदमी को बिना आप बेहोश किए करंट के झटके दोगे तो कितना ज़्यादा दर्द होगा, है उस दर्द की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसीलिए दैट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती थी। और बिना किसी का मतलब मसल रिलैक्सेंट किए, बिना किसी को सेडेटिव दिए, बिना किसी को बेहोश किए अगर देते हैं तो वो उछल कूद नहीं करेगा, झटका आते ही उछल कूद करेगा, और क्या पता उस उछल कूद की वजह से फ्रैक्चर हो जाए। तो इसमें जो फ्रैक्चर भी होते थे तो इसका नाम था डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब बिना किसी चीज़ के बचीड़ पाड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है इनडायरेक्ट। अब क्या है ना, मारवाड़ी बहुत सारे मारवाड़ी बटो, मारवाड़ी में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आप पंजाब से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, बिहार से वो भी जुड़े हुए थे, उनको समझ में नहीं आती फिर था। इनडायरेक्ट गिवन बाय हॉलमबर्ग ने ये इनडायरेक्ट एसीटी दी थी। इसने क्या कह रहे हैं, कहा इलेक्ट्रिकल करंट शॉक विद मसल रिलैक्सेंट। इसने कहा कि भाई साहब एक आदमी है, समझा करो कुछ, ऐसे करंट के झटके यूँ बिना बेहोश किए नहीं देना चाहिए। तो बेहोश करने के लिए आप, सॉरी झटके देने के लिए पहले बेहोश करो। तो इसी का समझ में आया पहला, डायरेक्ट मतलब बिना कोई मसल रिलैक्सेंट के, बिना बेहोश किए सीधे दे रहे हो। और अभी आपको बताऊंगा साला, जैसे हेडफोन पहनते हैं ना वैसे ईसीटी के झटके देते हैं। ठीक है, अब तो बेहोश कैसे करें साहब, बेहोश करने के लिए कुछ बताओ। तो कहा ठीक है, बेहोश करने के लिए आप ऐसा करो, सक्सिनाइल कोलिन और मिथोहेक्सिड्रिल, वेरी इंपॉर्टेंट दो ड्रग है, सक्सिनाइल कोलिन और मिथोहेक्सिड्रिल दो ताकि वो बेहोश हो जाए। कहा ठीक साहब, समझ में आ गया, मोड आपको भी समझ में आ गया, हमें भी आ गया। नेक्स्ट आओ, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। कहा साहब और तो कुछ नहीं है, पर अभी मैंने आपको कहा हेडफोन पहना के देते हैं, मतलब वो हेडफोन ही समझ लो झटके देता था। ठीक है, और कभी कभी सल्ट नहीं बोलते क्या, हेडफोन पहनते हैं तब, वो समझ लो एसीटी है वैसे वैसे। तो ये दो टाइप की देते थे। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब आपको इलेक्ट्रोड को रखना कहाँ पे, मतलब हेडफोन पहनाने कैसे हैं। तो इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट है बाईलेटरल एसीटी और सेकंड है यूनिलेटरल एसीटी। बाईलेटरल मतलब देखो ये मैंने एक चित्र कोरा है, मेरी चित्रकला थोड़ी वह कमज़ोर है, आप समझ लेना। ये एक आदमी है, दो आँखें हैं, छोटा सा नाक है, प्यारा सा नाक ऊपर की ओर चला गया, बाकी ये दो होठ है, क्या मतलब
ठीक है। अब इसके दो देखो मैंने कान को रहे हैं, कानों के ऊपर दो हेडफोन पहनाए हैं, ठीक है। ये ब्लूटूथ वाला है, इसलिए इसमें दोनों में आप सोचो कि बीच में कनेक्शन नहीं है, ये वो ब्लूटूथ वाला है। ये सब नई लॉन्चिंग है इसकी। तो देखो इसे कहते हैं बाइलेटरल। अगर दोनों और कान में के आप पहनते हो तो इसे कहते हैं बाइलेटरल। और अगर कान के एक ही साइड पे, ठीक है, एक ही साइड पे आप सोचो कि यार चित्र ऐसा कैसे बनाए, तो यार साइकेट्रिक पेशेंट है तो ऐसे ही बनाते हैं चित्र, तो फिर है ना। ये साइकेट्रिक पेशेंट बेटा उछल कूद कर रहा था उस टाइम पे, तो यूनिलेटरल ईसीटी में क्या करते हैं बेटा, एक ही साइड पे पहनाते हैं दोनों इलेक्ट्रोड को। अब जरा देखना, बात की गंभीरता को समझना कि बाइलेटरल ईसीटी मतलब दोनों और यूनिलेटरल मतलब एक और। अब इनकी साइट अगर आपसे पूछे कि साहब साइट बताओ, तो मोस्ट कॉमन साइट होती है बाई फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। बाई मतलब दोनों साइड, टेम्पोरल मतलब अपनी माथे की लाट, टेम्पोरल बोन जिसे आप ललाट कहते हो, उसे तो कहते हैं फ्रंटल। और टेम्पोरल मतलब आपका कान का पास वाला एरिया, रीजन। मतलब बाई मतलब दोनों, दोनों साइड के फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन। अब कैसे, आपका ललाट का आधा भाग और एक साइड का कान का भाग, दूसरी साइड का ललाट का आधा भाग और एक साइड का कान का भाग, तो हो गया बाई फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। ठीक है साहब। फिर भी पूछे नहीं मुझे तो एग्जैक्ट बताओ, तो एग्जैक्ट भी बता देना। 2.5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द मिड लाइन दैट जॉइनिंग द आउटर कैंथस ऑफ आई टू ट्रेगस ऑफ ईयर। देखो कैंथस मतलब जहाँ बोलते हैं आप जहाँ काजल निकालते हो, तो काजल निकालते हो उसके कौन सी साइड, आउटर साइड, जहाँ पर आप बाहरी काजल निकालते हो, ठीक है, जहाँ से आपका आंसू नहीं टपकता, उस साइड से लेकर के, यानी नाक के पास वाला नहीं, इधर कान के साइड वाला। इसमें मेरे हिसाब से सही, अच्छा ब्रूस का सिस्टम नहीं है अभी, छोड़ो। तो ठीक है, आपके जो आप दिख रहा है ना आपको यार, ये जूम करता हूँ इसको, ये देखो। अब इसमें आपके नाक के साइड वाला नहीं, कान इस आँख के इधर साइड वाला और कान के इस साइड वाला, इन दोनों को जो एक रेखा ज्वाइन कर रही है उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। ठीक है, जैसे देखो ये आपकी ब्यूटीफुल सी आँख है, ठीक है, और ये आपका हो गया नाक, ये आपकी वापस हो गई आँख, ये मैं आँख में बना दूँ दो, ठीक है, और ये मैं बना दूँ आपके ब्यूटीफुल से कान, ठीक है। और कान ज़्यादा बड़े बना दिए ना, अरे छोट, चलो ठीक है। अब देखो आँख के इस कैंथस से ये जो लाइन आपको ज्वाइन कर रही है, ये आपके कान के एक छोटा सा होता है ना बाहर, इसे ट्रेगस बोलते हैं, तो इससे ना 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, ये देखो ये तो हो गया इसका सीधो सीध, और ये हो गया इससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी आपको इस जगह पे, ये जो है ना इस जगह पे आपको पहनानी है। अब इसमें देख लो, ये हो गया इसका मैचिंग पॉइंट। अब इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर यानी 2.5 मतलब ये आपको यहाँ पे मशीन लगानी है, यहाँ पे, समझ में आ गए ये चित्रकला, समझ में। देखो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हो गया आपका ये रीजन। सेकंड में क्या हो गया, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन नॉन डोमिनेंट साइड। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है यूनिलेटरल में, कि इलेक्ट्रोड को कहाँ पे प्लेस करना है, नॉन डोमिनेंट साइड, यानी जिस जगह का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपका अगर राइट हैंडेड पर्सन हो, इसका मतलब है आपका लेफ्ट ब्रेन यूज़ हो रहा है, तो इसमें आपको राइट हैंडेड पर्सन में राइट हैंड साइड में आपको ईसीटी लगवानी है, ताकि ईसीटी देते समय अगर कोई बचीट बोल भी जाए तो वो आपका उस साइड की पार्ट को डैमेज करे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक साइड तो बची रहे कम से कम। दोनों साइड दिए ना, अगर दोनों साइड बचीट बोल के फ्यूज उड़ जाएंगे ना आपके पूरे ही, है ना, ना तो आपको कुछ, दोनों कह रहा हूँ, एक होता है गैलो, एक होता है पागल। पागल मतलब होता है जो पूर्ण रूप से पागल है, जैसे पूर्ण रूप से कुछ पता नहीं होता है। एक होता है गैलो, गैलो मतलब भोड़ो, भोड़ो मतलब जिसका एक साइड जो ब्रेन है वो ख़राब है। तो अगर आप दोनों साइड से दिए, अगर मान लो बची टूट भी जाए, मान लो कभी गलत ईसीटी हो जाए या फिर कोई करंट वोल्टेज वगैरह बढ़ जाए, तो पागल बन सकते हो। पागल से अच्छा गैला बनना, ठीक है। तो इसकी मोस्ट कॉमन साइड कहाँ होती है, फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। फ्रंटो टेम्पोरल उसमें था बाई, बाई मतलब दोनों साइड का फ्रंटल और टेम्पोरल, पर यहाँ पे आपको कैसी देनी है, फ्रंटो टेम्पोरल, मतलब एक साइड के फ्रंटल और टेम्पोरल साइड में ही आपको दोनों इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। जैसा आप मेरी इस फिगर में समझ सकते हो, इस चित्रकला में। इसे कहते हैं डी इलिया पोजीशन, इसे क्या कहते हैं, डी इलिया, और इसे
पोजीशन को कहते हैं डी इलिया पोजीशन। ठीक है, समझ में आया? सो यूनिलैटरल इज कॉल्ड डी इलिया पोजीशन। अब बताओ मोस्ट इफेक्टिव सिटी कौन सी है? बाईलैटरल। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपका वो बचेड़ वाला सिस्टम नहीं हुआ और अगर वो परफेक्ट सही सेट हो गई तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, दोनों तरफ का माइंड सही हो जाएगा। ठीक है, और साइड इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा किसका? बाईलैटरल का है, क्योंकि अगर दोनों तरफ से बचेड़ उड़ गया तो पूरा गैले पागल हो जाओगे। अच्छा, मैक्सिमम यूज किसका करते हैं? यूनिलैटरल का, क्योंकि पता है कहीं कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए, पहला वाला सही होना तो उसके बाद में दूसरा कर देंगे। यूनिलैटरल यूज़ करता है भाई, पहला राइट माइंड सही होना तो फिर लेफ्ट कर देंगे। ठीक है भाई। और यूनिलैटरलिसिटी दी गई थी गोल्ड मेयर, मतलब सोने की घोड़ी के द्वारा, ऐसा उसको कह सकते हैं हम याद रखने के लिए, पर नाम क्या हो गया? गोल्ड मेयर। ठीक है। मोस्ट कॉमन इसिटी यूज इन मॉडर्न एरा। आज जो मॉडर्न एरा के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती है, देखो, इनडायरेक्ट यूनिलैटरल इसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्ट मतलब आपको समझ में आ गया, यानी आपको कुछ ना कुछ मसल रिलैक्सेंट दे के यूज़ करनी है। और यूनिलैटरल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गलती हुई तो भी गेला बनोगे, पागल नहीं बनोगे। पैरामीटर्स देखो, वोल्टेज देना आपको 70 से 110, करंट देना है 1200-1600 एम्पियर, ड्यूरेशन देनी है 0.6 से 1.2 सेकेंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक लिथियम का लेवल भी होता है 0.6 से 1.2, और साथ ही साथ आपका जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो भी होता है 0.6 से 1.2 सेकेंड नहीं होता वो, है ना। लिथियम लेवल शायद आई थिंक नैनोग्राम में होता है और वो मोल इक्विवेलेंट में होगा। सीजर देखो कितना आना चाहिए? सीजर आना चाहिए 30 से 90 सेकेंड तक सीजर। अगर जब आपने सीजर दे भी दिया तो सीजर आपको सिर्फ 1.2 सेकेंड तक की मशीन में सीजर देना है, मतलब कितना महीन समय है, सोच लो आप झटके देने का। और सीजर कितना आना चाहिए? 30 से 90 सेकेंड तक उसको ताने आना चाहिए। इफ़ सीजर टाइम बिकम 180, अगर सीजर टाइम 180 सेकेंड से भी ज़्यादा हो जाए, यानी कि सीजर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको हाथों हाथ सेडेशन देना है। वरना क्या होगा? ज़्यादा सीजर आने की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पेशेंट कैन डाई एट दैट टाइम। और सेडेशन में आपको यूज़ करनी है बेंजोडाइज़ापाइन। ठीक है। अच्छा, सीजर कौन से टाइप के आते हैं? ये देखो, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, मतलब होल बॉडी जर्किंग मूवमेंट एंड मसल स्पाज्म। कैसे सीजर आएंगे? जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। अच्छा, मैं बता दूं आपको, 2 मिनट का समय लगेगा, आपके MSN में भी काम आएगा। क्या होता है जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर? कि साहब सबसे पहले ताने आने का, सीजर आने का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन होता है, मतलब उस व्यक्ति को एक अजीब टाइप की गंध आने लगती है, वो समझ ही नहीं पाता। किसी को नहीं आएगी, उस व्यक्ति को अजीब टाइप की एक गंध आएगी। क्या समझे आप? ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन होगा। और उसके जस्ट बाद उसमें क्या होगा? उसकी बॉडी है वो एकदम बेग उसकी चले जाएगी पीछे की तरफ, जैसे बाघा देखते हो आप सीरियल में, उस बाघे की तरफ कमर हो जाएगी पीछे, उसे कहते हैं सॉरी वो बेग, ऐसा कुछ नाम है उसका। ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो मुठ्ठियाँ हैं वो एकदम भिज जाएगी, मतलब मुठ्ठियाँ एकदम टाइटली क्लोज मुट्ठी हो जाएगी। और उसके बाद आपको ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन तो वही हुआ था। और उसके बाद क्या हो सकता है? आपकी बॉडी में जर्किंग मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है। और जर्किंग मूवमेंट स्टार्ट होता है, आप नीचे गिर जाते हो। समझ में आई बात? अब देखो, जर्किंग मूवमेंट जैसे स्टार्ट होता है तो हमारी जो प्रायोरिटी ऑफ एक्शन बनता है कि उसमें क्या होता है ना, कि जैसे ही आपके जैसे मुठ्ठियाँ भिजती है, आपकी कमर पीछे जाती है, उस टाइम पे आपका जो लॉक हो जाता है, मतलब आपके जो दांत हैं जबड़े एकदम, कहते हैं ना, कभी कभी नहीं सुना किसी की डेथ होती है तो कहते हैं ना साहब दांत भींचीज का मतलब दांत एकदम टाइटली क्लोज हो जाते हैं। उस टाइम पे आपका प्रायोरिटी ऑफ एक्शन बनता है हाथों हाथ उसके मुंह में, या तो अगर आपके पास साड़ी का टुकड़ा है या रुमाल है आपके पास में, या अगर आप हॉस्पिटल में हो कॉटन है आपके पास में, तो आपको जल्दी से जल्दी उसके मुंह में देना है। क्यों? नहीं तो टंग वाइट हो जाती है, आपकी जो जीभ है वो टूट सकती है और नीचे गिर सकती है फिर। इसलिए इतना हाईली आता है ना कि इतना क्लोज हो जाता है एकदम। ठीक है। ऐसा सीजर होता है। तो सीजर की मैंने आपको जैसे बताया, ये सब प्रोसेस चलती रहती है और उसके बाद व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है। और ये भी ध्यान देना, अनकॉन्शियस होने के बाद में कभी हाथों हाथ पेशेंट को, अपने की आदत होती है एक, अरे लोसा पानी पियो, नहीं, कभी भी उसको हाथों हाथ, जैसे मान अनकॉन्शियस हुआ, उस पर पानी छिटका हमने, फिर हाउस में आती है, आपको पानी नहीं पिलाना, क्योंकि जिस टाइम पे सीजर आता है उसका एपिग्लोटिस होता है वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है। एपिग्लोटिस जब रिलैक्स हो जाता है तो उसके जो पानी आपने जो पिलाया है, कहते हैं ना, गए थे हरि भजन को लौटने लगे कपास। करते कुछ काम में हो साला कुछ भी जाता है, करने तो अच्छा ही गए थे भाई, हाँ ठीक है, हमने सोचा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं हम, पर क्या हो जाता है वो जब एपिग्लोटिस रिलैक्स होता है उस सीजर के टाइम पे, तो वो पानी है जो लंग्स में चला जाता है। और लंग्स में जाने के बाद में आपको पता ही है
या तो निमोनिया कर देगा या फिर और ना कोई लंग्स की डिजीज़ कर देगा। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी एक्शन हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा मान लो अगर सीजर आ रहा है और आप हॉस्पिटल के अंदर हो और पेशेंट बेड पे सो रहा है, तो आपकी मेन प्रायोरिटी रहेगी कि साहब बेड के अंदर जो साइड ड्रिल होती है उसको ऊपर कर दो। और हाँ, एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट भूल गया मैं और बीच में, कि जब कभी भी सीजर आते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो उसकी बॉडी एकदम टाइट होती है, हाथ एकदम टाइट हो जाते हैं, मुट्ठियाँ बंद हो जाती है, कमर पीछे की तरफ चले जाती है, वो जर्की मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे आपको उसको पकड़ना नहीं है। अगर वो नीचे गिर रहा है तो आप पीछे से हल्का सा सपोर्ट देके नीचे रख सकते हो उसको, पर उसको पकड़ना नहीं। अगर आपने टाइटली पकड़ लिया या फिर जोर से हाथ भी रख दिया उस पर, तो उसका हाथ है जो खुल सकते हैं लोग उसके, मतलब जो लोग क्या रहे उसके जो बोन लोग होते हैं ना, भूल गया मैं उसका नाम, बोन लोग क्या कहते हैं उसे, तो वो आपके यानी बोन डिसलोकेट हो सकती है। हाँ ठीक है, उसकी हड्डियाँ खुल सकती है आपस में से, सारे के सारे हड्डियों जो जॉइंट है वो जॉइंट डिसलोकेट होंगे, जॉइंट खुल जाएंगे। इसलिए जब भी सीजर आते हैं आपको पेशेंट को कभी भी पकड़ना नहीं है, ठीक है, टाइटली पकड़ना नहीं है। और अगर आप गार्डन में कहीं पेशेंट घूम रहा है, घर पर कहीं घूम रहा है, उसे बोलना भी कठोर सरफेस पे बैठ जा, ठीक है, नीचे बैठा देना। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें कौन से सीजर आएंगे? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, और जो मैंने बताया ये सब जनरलाइज टोनिक क्लोनिक के पार्ट है, ऐसे ऐसे इसमें कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक मरीज को हम कितनी बार ईसीटी तो सीजर पहले ये देखो, ओनली जर्की मूवमेंट होता है उसे कहते हैं मायोक्लोनिक सीजर, छोड़ो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मरीज को लाइफ टाइम में कितनी बार ईसीटी दे सकते हैं साहब? 6 से 25 टाइम दे सकते हैं ईसीटी, और एक सप्ताह में आपको देनी सिर्फ और सिर्फ 3 बार। ठीक है, इंडिकेशन मतलब किन किन पेशेंट को दे सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन पेशेंट में डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट यानी कि वह व्यक्ति जैसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। डिप्रेशन विद स्ट्यूपर, इंटॉलरेंस ऑफ ड्रग और कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। देखो एक चीज़ इनमें हम बात करते हैं कि क्या आप डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट, ये क्या है? डिप्रेशन में तो एक चीज़ ध्यान रखना, डिप्रेशन में कभी भी एंटी डिप्रेसेंट नहीं देते हैं। अगर डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट है यानी कि एक व्यक्ति है जो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की लास्ट स्टेज होती है जब सुसाइड करता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कभी भी पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट नहीं देनी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का कारण क्या है कि क्या होता है कि डिप्रेशन के अंदर एक व्यक्ति पूरा मानसिक रूप से ग्रस्त होता है, ठीक है, तनाव के अंदर रहता है मानसिक रूप से, और वो व्यक्ति इतना अयोग्य हो जाता है कि वो उठ करके पानी भी नहीं पी सकता। हाँ, उसके शरीर में तो उसके दिमाग में थोड़े ज़रूर आते हैं कि भाई मैं ट्रेन की पटड़ी के नीचे आ जाऊँ, पंखे से लटक जाऊँ, यहाँ छत से नीचे कूद जाऊँ, ये जो है थॉट्स ज़रूर आते हैं, पर वो मैं कहता हूँ उठ के पानी भी नहीं पी सकता। तो थॉट्स आते रहते हैं चले जाते हैं, थॉट्स आते हैं चले जाते हैं। उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो उठ जाए और उठ करके छत से कूद जाए, क्योंकि ये सुसाइड के अंदर क्या होता है, डिप्रेशन के पहले दिन क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति खाना पीना छोड़ता है, फिर सोशली विड्रॉल होता है, समाज के लोगों से बातचीत करना छोड़ता है, फिर घर वालों से बातचीत करना छोड़ता है, फिर फ्रेंड से बातचीत करना छोड़ता है, फिर अकेला रहता है, खाना पीना कम खाएगा तो एनर्जी कम होगी, ऐसे ऐसे लगातार वो खाना पीना कम खाता है, तो एकदम उसके लेवल में शरीर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इतना कम हो जाता है जब वो सुसाइड करने जाता है तब तक 1 आध महीना हो जाता है, मतलब अगर 1 महीने तो कुछ नहीं खाया तो शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके दिमाग में थॉट्स जरूर आते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, पर होता कुछ नहीं। तो जब आपने एंटी डिप्रेसेंट दी तो एंटी डिप्रेसेंट क्या करेगा, उस व्यक्ति को थोड़ा सा उसमें एनर्जी लेवल बढ़ाएगी, ताकि वो क्या करे, थोड़ी मोबिलिटी कर सके, मूवमेंट कर सके। तो बेटा जो वो सोचा उसने वो काम कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें क्या करता है, एक जान फूंक देता नहीं कि हाँ आप चल सकते हो, फिर सकते हो। एंटी डिप्रेसेंट क्या करता है, अंदर से कहते हैं ना, वो उत्साहित करता है कि हाँ भाई आप अब काम कर सकते हो, आपकी एक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकता है। तो जो सोचा वो सपने साकार हो सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, तो आपने किस किस में दी, सब सुसाइडल थॉट में दी आपने, इसलिए आपको सीधा ईसीटी देना उसमें। डिप्रेशन विद स्ट्यूपर में दी, ठीक है, स्ट्यूपर मतलब वही जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, जब आपका ड्रग टॉलरेंट नहीं कर पाती, जैसा अभी मैंने कहा एंटीसाइकोटिक टॉलरेट नहीं कर पाई, इसलिए दी। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में दी। ठीक है, अब देखो किन किन चीज़ों में आपको ईसीटी अवॉइड करनी है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपको पीछे लगाना A, और रिलेटिव एक एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब इसमें तो कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, रिलेटिव मतलब हाँ अगर इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो चला सकते, काम दे देंगे। PGMR, ठीक है, एक वो एग्ज़ाम होता है ना, PGMR एग्ज़ाम। तो देखो S मतलब स्ट्रोक में आपको नहीं देना है, B मतलब ब्रेन ट्यूमर, I मतलब इंक्रीज ICP, और A मतलब एन्यूरिज्म, इसमें तो बिल्कुल नहीं देना। ठीक
ठीक है। रिलेटिव मतलब प्रेगनेंसी, रिसेंट एमआई, मेटाबॉलिक इम्प्लांटेशन, ग्लूकोमा और पेस मेकर, इसमें आप दे सकते हो। और मतलब देनी तो नहीं है, पर हाँ अगर ज़्यादा जरूरत पड़ी तो आप दे सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत करें, आगे बहुत ज़्यादा पढ़ना हमें। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, लिख लिया साथ में, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज अमनेशिया। अमनेशिया मतलब मेमोरी लॉस, भूलने की आदत पड़ जाएगी अगर आपने ये दे दिया तो आपकी यादाश्त चली जाएगी। मोस्टली जो होती है वो होती है रिट्रोग्रेड अमनेशिया, ठीक है। रिट्रोग्रेड जो वापस रिवर्सिबल होती है, हाँ यादाश्त जाएगी जरूर पर वो वापस आ जाएगी, पर आने में 1 से लेकर के 6 महीने का समय लग सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हो सकते हैं टीथ डिसलोकेशन, आपके जो जबड़े हैं वो टूट सकते हैं। डिसओरिएंटेशन, व्यक्ति डिसओरिएंट हो सकता है, ठीक है। मतलब टाइम, पर्सनल प्लेस का उसको कोई ख्याल नहीं रहेगा। नर्सिंग केयर क्या बनती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। नर्सिंग केयर देखो, पहले बहुत, अगर मान लो रात की 10 बजे व्यक्ति आया है तो प्री ऑपरेशन ऑपरेशन ईसीटी देने से पहले आपको क्या करना है वो देख लो। विथ होल्ड द एंटी कन्वर्जेंट, आपको जो एंटी कन्वर्जेंट उसके चल रही है अगर, तो उसको आपको रोकना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट विथ होल्ड द एंटी डिप्रेसेंट केप्ट एनपीओ, उसको एनपीओ रखना, मतलब आपको कुछ नहीं खिलाना उसको मुंह से, ठीक है। बिफोर प्रोसीजर हेयर वॉश, उसके बाल धोने। क्यों बाल धोने भाई? क्योंकि बालों के अंदर तेल लगा होता है और तेल की वजह से झटके आ सकते हैं, करंट पूरी बॉडी में फैल सकता है। इलेक्ट्रिकल, समझ गए आपको, ऑयल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल करंट्स। नेल पॉलिश हटाना है, क्यों? क्योंकि आपको साइनोसिस देखना है। लिपस्टिक हटाना है, क्यों? क्योंकि होठों में कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आपको देखना। कहीं पॉइजनिंग होता है तो होठ नीले नहीं हो जाते वैसे। तो लिपस्टिक हटाई आपने, अपने नेल पॉलिश हटाई, आपने ज्वेलरी भी हटानी, क्योंकि ज्वेलरी से जैसे सोना होना पहरा तो सोने से करंट लग सकता है, यानी जो उसने पहरा उससे नुकसान हो सकता है। ब्लैडर और बोवेल आपको एम्प्टी कराना है, और ईसीटी देने से 30 मिनट पहले आपको इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 0.6 mg IM टू डिक्रीज द पोस्ट सिक्रेशन, मतलब क्या होता है कि आपको एट्रोपिन सल्फेट देना है, कितना? 0.6 mg, ताकि जो ईसीटी के बाद में जो उल्टी वगैरह आपको नहीं हो। अगर उल्टियाँ वगैरह होगी, मसल रिलैक्सेंट होगा, तो वो आपका जो उल्टियों का पानी वो कहाँ, लंग्स में चला जाएगा, निमोनिया कर सकता है, दैट कैन कोज, ठीक है। एयर ब्रीथिंग को रोक सकता है आप। नेक्स्ट देखो, इंट्रा प्रोसीजरल केयर। प्रोसीजर चल रहा है उस टाइम पे आपको क्या क्या केयर करनी है, देखो वाइटल चेक करने हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है आपको किसी टेबल पे, जो पैरामीटर्स है वो आपको सेट करने हैं, यानी ईसीटी का जो सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया वो सेट कर देना है। गिव मेडिकेशन, उस टाइम पे आपको मेडिकेशन देनी कौन सी, जो मैंने पहले कहा था, मसल रिलैक्स करने के लिए दोगे ना, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट देना है। तो सबसे पहले आपने एट्रोपिन दी, उसके बाद सेडेशन दिया, उसके बाद सक्सेनाइल कोलिन देना है। मेंटेन एयरवे, पेशेंट का एयरवे आपको मेंटेन करना है। फिर आपको उसको शॉक देना है और असेस द सीजर, और शॉक देने के बाद मैंने कहा सीजर आपको असेस करना है, तो मैंने कहा था 30 से लेकर के 80 सेकंड तक सीजर आ सकता है, तो वो आपको 30 से 80 सेकंड मतलब आपको मेजर करना है, ठीक है। अब इस सीजर को असेस करने के लिए या तो आप ईईजी कर सकते हो या बीपी कफ मेथड कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, बीपी कफ मेथड ज़्यादा यूज़ होता क्या, देखो समझ लो, बीपी कफ मेथड, और इसी पे हम बात कंप्लीट करते हैं। कि साहब होता यह है कि जैसे ही व्यक्ति को हम ईसीटी दे रहे हैं, हमें देखना सीजर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सब सीजर का पता कैसे चलेगा, जब उसकी पूरी बॉडी तो हमने सेडेट कर दी है, मतलब पूरी बॉडी में सेडेशन कर दिया, मसल रिलैक्सेंट कर दिया, तो सीजर आएंगे तो जर्किंग मूवमेंट होगा ही नहीं। तो क्या करते हैं, ईसीटी देने से पहले हम एक अपने हैंड पे बीपी कप डायलेट कर देते हैं, उसके बाद में हम उसे मसल रिलैक्सेंट देते हैं। तो बीपी कप अगर डायलेट रहेगा, फिर मसल रिलैक्सेंट देंगे, तो वो जो मसल रिलैक्सेंट है वो डायलेशन की वजह से वहाँ पे आगे वाला जैसे पूरे हाथ में नहीं फैल पाएगा। तो फिर जब आप ईसीटी दोगे तो जो जर्किंग मूवमेंट आएंगे वो उस हाथ से पता चलेगा कि हाथ कितनी बार से एक बार ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएंगे कि हाँ भाई इतनी बार सीजर उसको आए हैं। और जब 180 से ज़्यादा हो सीजर टाइम, 180 सेकेंड से ज़्यादा, तो आप क्या दोगे, बेंजोडाइज़ापीन दोगे। समझ में आ रही धीरे धीरे बातें, ठीक है भाई। और उसके बाद की जो बात होती है कि भाई पोस्ट प्रोसीजर केयर आपको क्या करनी है, मतलब प्रोसीजर देने के बाद में आपके पास क्या क्या केयर होगी, तो वो आप सुन लीजिए एक बार, क्या क्या केयर आपको देनी है ईसीटी के बाद में, ठीक है। आपको सिंपल वाइटल मॉनिटर करना है, लिख लो अगर आपने नहीं लिखा तो 4-5 केयर है। वाइटल मॉनिटर करना है, पेशेंट को साइड लाइनिंग पोजीशन देनी है। साइड लाइनिंग क्यों, ताकि जो कोई सीक्रेशन हो वो नहीं हो, ठीक है। और सीजर में हमेशा कौन सी पोजीशन देते हैं हम, साइड लाइनिंग पोजीशन ही देते हैं, मतलब पेशेंट को एक तरफा सुला देते हैं। ओरिएंट द पेशेंट, फिर हमें पेशेंट को पूछना भाई सब कुछ आप ओरिएंटेड हो या नहीं हो, नहीं है तो हमें रीओरिएंट करना है, ठीक है। और प्रोसीजर होने के 1 घंटे बाद में हम उसे क्या दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं,
ठीक है। असेस करनी मेमोरी लॉस हुई या नहीं हुई, अगर हुई है तो पूरे घर वालों को हमें समझाना कि भाई हाँ ज़्यादा डरने की बात नहीं, 1 से लेकर के 6 महीने में वापस मेमोरी पूरी आ जाएगी। और इसी के साथ अपनी 10 नंबर या 16 नंबर की जो सी आती है ये कंप्लीट हुई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ऐसा बनेगा जिसके अंदर हम पूरी बात करेंगे बिहेवियरल थेरेपी की, मिलयूज थेरेपी, ग्रुप थेरेपी और रिक्रिएशनल थेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक। और उसके बाद ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे फिर सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की, 6 नंबर चैप्टर, वो फिर हम 2 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ही आज ही बात करेंगे हम 7 चैप्टर जिसका नाम रहेगा अपना OCD वगैरह सारा कुछ उसमें आएगा। ठीक है, एंजाइटी फोबिक डिसऑर्डर। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर अपने अपने सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू और हैव ए नाइस डे।